है। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? नेहरू ने इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के सामने बहुत सारी आर्थिक सामाजिक समस्याएं थी। ठीक है। खैर, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? नए भारत का सपना है कि दुखी और परेशानियों में पड़े लाखों लोगों की दरिद्रता, अज्ञान और बीमारियों तथा अवसर के समानता का अंत करना। यह विश्व शांति समृद्धि के लिए आवश्यक है। वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? वे पंडित जवाहरलाल नेहरू यह प्रतिज्ञा चाहते थे कि भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों को सेवा जिन्होंने कष्ट उठाया है। वे भारत के संसाधनों तथा जनता के प्रति मानवता के हित में अपने आप को समर्पित कर दें। ठीक है। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंखों से आंसू पहुंचने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे? पंडित नेहरू इस कथन में महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। ठीक है। 6 क्वेश्चन देखो। हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। तो मिलाते हैं। ठीक है, इनको आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। संप्रभु को मिलाएंगे। फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास। ठीक है। गणतंत्र होगा शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति। बंधुत्व होगा लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ दिन पहले नेपाल से आपके मित्र ने वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहां अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। तो नेपाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संविधान सभा की स्थापना की मांग करना सबसे अच्छा समाधान है। संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और आम सहमति के आधार पर एक नया संविधान बनाना चाहिए। ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं? अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। ठीक है। तो इस कार्य के योगदान को बहुत हद तक स्वीकार किया जा सकता है, हालांकि इसे अंग्रेजों की देन नहीं माना जा सकता है। यह सच है कि यदि हमें पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता तो भारत जैसे विशाल देश में आरंभिक दौर में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना बहुत ही कठिन होती। ठीक है। खैर, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। इस कारक का भी भारत में लोकतंत्र की स्थापना में योगदान रहा है। चूँकि हमारे संघर्ष का तरीका, हमारे राजनीतिक दलों की संरचना सभी लोकतांत्रिक थी, अतः लोकतंत्र की अच्छाइयों को हम महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ चूँकि लोगों को विभिन्न स्वतंत्रताएं नहीं मिली थी, लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था थी जो उनकी इन आकांक्षाओं को पूरा कर सकती थी। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। उनके नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का नया आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के नाजुक दौर में यह बहुत जरूरी था कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निष्ठावान लोकतांत्रिक विचारों वाले नेता हो, ताकि इन
मूल्यों की स्थापना के लिए वे दूसरों को प्रेरित कर सके, इसलिए इस कार्य का योगदान भी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन्नीस सौ 12 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़े। ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक भावनात्मक दोनों ही तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है, उन्हें आत्मरक्षा के भी योग्य नहीं बनाया है। इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें ईश्वर पर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं। क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? इस अंश में व्यक्त मूल्य हमारे संविधान में निहित मूल्यों से पूरी तरह से विरोधाभासी हैं। यहाँ महिलाओं को कमजोर माना जाता है, जबकि हमारे संविधान में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान माना जाता है। सरकारी नीतियाँ भी महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के पक्ष में है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत है? अपने कारण भी बताइए। क्या संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है? यह वक्तव्य सत्य नहीं है, क्योंकि संविधान नियम मौलिक नियम है, जबकि दूसरे अन्य नियमों की संवैधानिकता इस आधार पर तय होती है कि वे संविधान नियमों के अनुरूप है अथवा नहीं। ठीक है, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। यह कथन सत्य है, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संगठन तथा शक्ति की विस्तृत चर्चा की गई है। नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। यह वक्तव्य सही है, क्योंकि हमारे संविधान में नागरिकों को दिए गए विभिन्न मौलिक अधिकारों के लिए उपबंध किए गए हैं। साथ ही सरकार की क्या शक्तियां तथा सीमाएं हैं, इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है, संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। यह वक्तव्य गलत है, क्योंकि संविधान जिन मूल्यों पर आधारित है उनकी चर्चा संविधान की प्रस्तावना में की गई है तथा प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है। तो दोस्तों, चैप्टर और क्वेश्चन आंसर हमने देखे, और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।